सत्ता में आज सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध वाले संकट की। पिछले 24 घंटों से पूरी दुनिया की नजर ट्रंप के अगले वॉर प्लान पर है। दावा है कि अमेरिका की सेना ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है, बस ट्रंप के आदेश का इंतजार है। जैसे ही ट्रंप आदेश देंगे, पश्चिमी एशिया में फिर से जंग का भयानक आगाज देखने को मिल सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के साथ युद्ध के अगले फेज का पूरा प्लान समझा दिया गया है। इस प्लान को अमेरिका का फाइनल ब्लो यानी अंतिम प्रहार कहा जा सकता है। सेंटकॉम के कमांडर ने ट्रंप को बता दिया कि वो कैसे ईरान को बर्बाद करेंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रंप की इस तैयारी से ईरान अनजान है, उसे ट्रंप के हर कदम की खबर भी है और इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया कि अगर ट्रंप फिर से युद्ध करने आए तो उन्हें कभी ना कभी ऐसा ना भूलने वाला दर्द दे दिया जाएगा जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं है। ऐसा भयानक जवाब दिया जाएगा कि सुपर पावर का अहंकार समंदर में जल जाएगा। अमेरिका और ईरान की युद्ध वाली तैयारियों की पूरी जानकारी आपके सामने होगी, लेकिन सबसे पहले सिचुएशन रूम की मीटिंग वाली डिटेल जान लीजिए। जिस सिचुएशन रूम में अमेरिकी राष्ट्रपति के मीटिंग करने का मतलब है कि मामला बहुत गंभीर है, उसी वॉर रूम में कल राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचे। इस दौरान युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ, सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन, सभी खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और नेशनल सिक्योरिटी टीम के अधिकारी वहां मौजूद थे। इन सब की मौजूदगी में यह बैठक 45 मिनट तक चली। सेंटकॉम कमांडर ने ईरान पर नए सिरे से हमले के लिए ब्रीफ किया। ट्रंप को पूरा एक्शन प्लान समझाया गया। कई अलग अलग सैन्य विकल्पों पर चर्चा हुई। एक तरह से सेना ने ट्रंप को कह दिया कि हम तैयार हैं, बस आपके आदेश का इंतजार है। ट्रंप के सामने सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर ने ईरान पर अटैक के लिए 3 विकल्प भी रखे। ये 3 विकल्प क्या क्या हैं, जल्दी से वो भी जान लीजिए। पहला विकल्प है होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। दूसरा विकल्प यह है कि इस्फहान में घुसकर 60% संवर्धित यूरेनियम पर कब्जा कर लिया जाए। और तीसरा विकल्प यह है कि ईरानी सैन्य ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाए। इसके अलावा मुश्तबा के सीक्रेट बंकर पर अटैक, तेल पाइपलाइन, पावर प्लांट्स और पुलों पर अटैक को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि इन विकल्पों में से ट्रंप का सबसे ज्यादा ध्यान ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर ही है। ट्रंप ने आज एक बार फिर से कहा कि किसी भी हाल में ईरान के पास परमाणु बम नहीं हो सकता, चाहे इसके लिए फिर से युद्ध क्यों ना लड़ना पड़े। इसकी तैयारी के संकेत भी मिलने लगे हैं। पहला संकेत है कि अमेरिका से इजराइल गोला बारूद भेजा जा रहा है। पिछले 24 घंटे से अमेरिका से लेकर इजराइल तक बहुत हलचल है। इसके अलावा पश्चिमी एशिया में अमेरिकी बेसेस पर नई तैनातियां हो रही हैं। कतर में अमेरिकी बेस पर फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं। सेंटकॉम पश्चिमी एशिया में हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात करने की तैयारी कर रहा है। युद्ध की स्थिति में यूएई जैसे सहयोगियों की रक्षा के लिए आयरन बीम एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जा रही है। अमेरिका ने अपनी सेना को वॉर एक्शन मोड में रखा है, जिससे पता चलता है कि सीज फायर की एक्सपायरी डेट बहुत करीब है। युद्ध वाली तैयारियों के बीच व्हाइट हाउस कांग्रेस से हमलों की परमिशन लेने की कोशिश में लग गया है। इस सिलसिले में यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस से ट्रंप प्रशासन की बातचीत चल रही है। वहीं रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने यह भी कहा कि कांग्रेस मंजूरी देती है तो ठीक, वरना बगैर मंजूरी के भी सेना हमला कर सकती है। इससे समझा जा सकता है कि अमेरिका का हमला तो लगभग तय है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कल एक ईरानी नेवी कमांडर ने नए हथियार का जिक्र किया है, कहा उससे दुश्मनों को हार्ट अटैक आ जाएगा। आज ईरान ने ट्रंप को नई वार्निंग दी। IRGC एयरफोर्स कमांडर मुसावी ने कहा है कि इस बार अमेरिकी जहाजों का हाल दुनिया देखेगी। समंदर में अमेरिकी युद्धपोतों की तैरती कब्रगाह बना देंगे। इन धमकियों के पीछे ईरान का काउंटर वॉर प्लान क्या है, इसे भी समझते हैं। ईरान की पहली रणनीति युद्ध के राउंड 1 की तरह पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेसिस पर हमले की है, जिसमें ये अमेरिकी सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा टारगेट किया जाए, यह रणनीति है। इसके अलावा अरब देशों के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला ईरानी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन इस बार ईरान समंदर में भी अमेरिका को कड़ी चुनौती देना चाहता है। वो सीधे अमेरिकी वॉरशिप को निशाना बनाने की बात कह रहा है और इसके लिए ईरान अंडर वाटर ड्रोन से हमला कर सकता है। छोटे शिप से यूनाइटेड स्टेट्स के वॉरशिप को टारगेट कर सकता है या फिर किसी कार्गो शिप पर मिसाइल लॉन्चर लगाकर अमेरिकी वॉरशिप पर करीब से हमला किया जा सकता है। दोनों तरफ से धमकियों की फायरिंग हो रही है तो युद्ध की जमीनी तैयारी की भी झलकियां मिल रही हैं। इसी तैयारी के तहत अमेरिका ने इजराइल को हथियार भेजे हैं। पिछले 24 घंटे में 6500 टन
हथियार भेजे गए हैं, जिनमें मिलिट्री ट्रक हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं और कई तरह के हथियार हैं। इसके अलावा पश्चिमी एशिया में एयरफोर्स के विमानों की तैनाती की गई है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए गए हैं। ये तैनाती किसी स्पेशल ग्राउंड ऑपरेशन का भी संकेत है। अमेरिका ये जानता है कि ईरान पर जैसे ही हमला हुआ वो उसके अरब सहयोगियों को निशाना बनाएगा। यूएई जैसे सहयोगियों को बचाने के लिए कुछ ऐसा किया गया है जिसने पश्चिमी एशिया का पूरा समीकरण बदल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने यूएई को अपना सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम भेज दिया है। यह सिर्फ मिसाइल सिस्टम नहीं है बल्कि भविष्य का लेजर टेक्नोलॉजी वाला हथियार भी है। नाम है आयरन बीम डिफेंस सिस्टम। आयरन बीम लेजर सिस्टम छोटे रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देता है। यह सिस्टम इजराइल ने इसी साल पहली बार इस्तेमाल किया था जब लेबनान से हिजबुल्लाह ने हमले किए थे। इसके अलावा यूएई को इजराइल ने स्पेक्ट्रो नाम का सर्विलांस सिस्टम भी दिया है। स्पेक्ट्रो सिस्टम की मदद से यूएई 20 किलोमीटर दूर से आने वाले ड्रोन का पता लगा सकता है। इसका फायदा ईरान के शाहिद ड्रोन को काउंटर करने में होगा। इस तैयारी के बीच क्या अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट भी कर रहा है? यह सवाल आज खूब ट्रेंड हो रहा है। क्या न्यूक्लियर टेस्ट के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश है? ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के एरिया 51 में आज भूकंप नोट किए गए, एक नहीं कई। एरिया 51 अमेरिका का सबसे सीक्रेट और हाई सिक्योरिटी वाला एयरफोर्स बेस है। यहां मिलिट्री टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग होती है। लेकिन एरिया 51 के पास अचानक 16 भूकंप, सबसे बड़े भूकंप की तीव्रता 4.4। कुछ एक्सपर्ट ऐसी आशंका जता रहे हैं कि यह भूकंप के झटके किसी न्यूक्लियर टेस्ट का परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, इस बार ईरान भी जवाब देने की बड़ी तैयारी कर रहा है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन को रेडी टू फायर मोड में रखा हुआ है। टारगेट लॉक्ड हैं। अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की तैयारी है। इसे आप ईरान की एक नई धमकी से, नए दावे से भांप भी सकते हैं। ईरान के टारगेट पर अरब देश हैं, वो अरब देश जो अमेरिका के साथ हैं। ईरान अपनी शक्ति का ट्रेलर पहले भी दे चुका है। इस बार ट्रंप की मनमानी पर ईरान की प्लानिंग अलग है। ईरान अरब देशों में मौजूद शाही घरानों से हरजाना वसूलने की तैयारी कर चुका है। यह धमकी दी गई है कि अगर अमेरिका ने हमला करने की गलती की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ईरानी सांसद महमूद नाबोयान ने अमेरिका को नई धमकी दी है। इनका स्टैंड शुरू से अमेरिकी एक्शन के विरोध में रहा है। इस बार भी ईरानी सांसद महमूद नाबोयान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। यह कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब में पश्चिम एशिया पहला टारगेट होगा। अब ईरान अरब देशों के किंग और महल पर अटैक करेगा। यह युद्ध सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, पश्चिम एशिया में फैलेगा। ईरान युद्ध का सीधा असर अरब के शाही घरानों पर होगा। पहली बार अरब देशों के किंग को धमकी दी गई है। किंग और पैलेसेस को तबाह करने की वार्निंग दी गई है। इस धमकी के बाद अरब के शाही घरानों में डर है। आपको बता दें कि ईरान के हमलों से अरब देशों को पहले ही भारी नुकसान हो चुका है। ईरान अरब देशों में मौजूद कई प्लांट अमेरिकी बेसिस पर भारी नुकसान पहुंचा चुका है। ईरान इसका सबूत दे चुका है कि अरब देश कैसे उसके टारगेट पर आसानी से आ सकते हैं। वहीं इजराइल भी ईरान पर जल्द भीषण हमले की तैयारी कर रहा है। दावा है कि जल्दी बातचीत नाकाम होने का ऐलान भी हो सकता है। ईरान की धमकी और इजराइल की तैयारी के बीच पश्चिम एशिया में क्या हो रहा है, यह भी आप समझ लीजिए। यूएई ने ईरान, लेबनान और इराक पर ट्रैवल बैन लगा दिया है। यूएई ने नागरिकों को फौरन लौटने का आदेश दे दिया है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच नागरिकों को अलर्ट किया गया है। जब बात ईरान ने अरब देशों के शाही महलों को टारगेट करने की है तो आपको यह भी बता दें कि वहां कितने शाही महल हैं और कैसे यह ऐतिहासिक विरासत के सबूत भी हैं। सऊदी अरब में राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज हैं। उनके मुख्य आधिकारिक महल का नाम अल यमामा महल है जो रियाद में है। सऊदी राज परिवार के पास सैकड़ों महल और कंपाउंड हैं। और यूएई की बात करें तो यहां कई शाही परिवार हैं। अबू धाबी में कसर अल वतन है, यूएई के राष्ट्रपति का आधिकारिक महल, लेकिन राष्ट्रपति यहां नहीं रहते। इसका उपयोग राजनीतिक बैठकों, विदेशी नेताओं के स्वागत और मंत्रिपरिषद की बैठकों के लिए होती है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में ऐतिहासिक शाही महल है। यह जॉर्डन के हाशिमाइट राज परिवार का पहला आधिकारिक महल है जिसे देश के संस्थापक राजा अब्दुल्ला प्रथम ने बनवाया था। इसके अलावा कतर, कुवैत और ओमान में भी कई शाही महल हैं। ट्रंप की चिंता बढ़ाने वाली खबर तो यह भी है कि ईरान ने चोरी चोरी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका का दावा है सीज फायर के बीच ईरान ने अपनी ताकत में इजाफा किया है। ईरान तेजी से मिसाइल, ड्रोन, लॉन्चर्स जुटा रहा है। ईरान का खुफिया प्लान क्या है यह आपके सामने रखता हूं। ईरान ने 100 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स रिकवर किए हैं। सीज फायर में मिले वक्त का फायदा उठाते हुए रिकवर किए हैं। ईरान पहले से ज्यादा तेजी से मिसाइल, ड्रोन, लॉन्चर्स जुटा रहा है। ईरान के पास अब भी हजारों मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अंडरग्राउंड हैंगर में ईरान के हथियार सुरक्षित हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है।
और दावा तो ये तक है कि ईरान की जंगी क्षमता अब भी बरकरार है। शस्त्रागार का लगभग 40% इंटैक्ट है, बचा हुआ है। मिसाइल लॉन्चर्स का 60% से भी ज्यादा हिस्सा अब भी मौजूद है। अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच टीवी 9 भारतवर्ष की संवाददाता सुमेरा खान ग्राउंड जीरो पर हैं। तेहरान में टीवी 9 उस जगह पर गया है जहां अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया था। तेहरान के इंकलाब स्ट्रीट टीवी 9 भारतवर्ष पहुंचा। तेहरान में उस होटल के पास टीवी 9 पहुंचा जहां मिसाइल गिरी थी। हम यहाँ इनकलाब जो स्ट्रीट है उस पर मौजूद हैं। ये एक मेन स्ट्रीट है तेहरान की, और यहाँ से आगे जाकर आपको जो स्क्वायर है वो मौजूद है। बहुत अहम इमारतें यहाँ पर हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये वो इलाका है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत से और इलाके हैं जो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन ये वो इलाका है जहाँ पर बहुत से हमले किए गए थे, यहाँ पर बहुत से मिसाइल हमले किए गए थे। आसपास कई ऐसी इमारतें हैं जिनके पास आकर मिसाइल गिरी थी, उनके शीशे टूट गए थे। हालांकि बहुत तेज़ी से रीबिल्ड किया है ईरान ने, बहुत तेज़ी से उन होटल्स के शीशे या उन इमारतों में जहां पर नुकसान पहुंचा था उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। आज यहां पर आप मगर देख सकते हैं कि आम जिंदगी उस तरह से चल रही है। यहां जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं आयतुल्ला अली खामेनी की, उस तस्वीर की बहुत अहमियत है क्योंकि ये एक तरह का जज्बा है ईरान के लोगों का जिसको ये तस्वीर बयां करती है। जगह जगह ईरान में इस तरह की तस्वीरें, बड़े बड़े पोस्टर्स आपको आयतुल्ला अली खामेनी के दिखाई देंगे और उस पर अलग अलग स्लोगन्स लिखे हैं। जैसे यहाँ जो स्लोगन लिखा है उसका मतलब है कि ये भले ही नहीं रहे लेकिन उनका खुदा जिंदा है। सत्ता में अब वो कुंजी जो देश के करोड़ों न्यूज मित्रों की जेब से जुड़ी हुई है और इस पर सियासी कलेश भी जोरदार है। इसमें सिलेंडर वाली वो चिंता है जो इस वक्त देश के करोड़ों व्यापारी, होटल, ढाबे चलाने वालों के साथ रेहड़ी पटरी लगाकर जिंदगी गुजारने वाले महसूस कर रहे हैं। इन सभी को 1 मई यानी आज महंगाई का करंट लगा है। पहली खबर यह कि तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 993 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। इससे दिल्ली में 2078 में मिलने वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अब सीधे 3071 रुपए का हो गया है। कॉमर्शियल सिलेंडर के साथ 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में भी 250 रुपए से ज्यादा का इजाफा किया गया है, जो अप्रैल 2026 के बाद दूसरी बार है। वैसे कई न्यूज मित्र ये सोच रहे होंगे कि इसका असर उन पर नहीं होगा, लेकिन हमारी ये कुंजी आपकी चिंता भी बढ़ा देगी। और तीसरी खबर जेट फ्यूल पर, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से अलार्म बज रहा है और आज अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल की यानी ATF की कीमतें 5% से ज्यादा बढ़ गई हैं। मतलब आपकी एयर टिकट अब महंगी होने वाली। पहले सिलेंडर वाला सायरन सुनिए और उस पर लगी सियासी आग और उसकी गर्मी, उसकी तपिश महसूस कीजिए। घरेलू रसोई गैस यानी 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम में भले इजाफा ना किया गया हो, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने का असर आपकी जेब पर कैसे इनडायरेक्टली पड़ेगा वो समझिए। सबसे बड़ी बात कि अगर आप अपने परिवार के साथ किसी रेस्टोरेंट, ढाबे, कैफे में खाना खाने जाते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से स्ट्रीट फूड भी महंगे हो जाएंगे, ऐसी भी आशंका है, क्योंकि स्ट्रीट फूड लगाने वाले छोटे व्यापारी भी कॉमर्शियल सिलेंडर का ही इस्तेमाल करते हैं। तेल कंपनियों ने LPG के दाम ऐसे समय में बढ़ाए हैं जब शादियों का सीजन आ रहा है। ऐसे में शादियों में कैटरिंग या फिर हलवाई को जो आप पैसे देते हैं वो महंगे पड़ सकते हैं। ऑफिस जाने वाले लोग या स्टूडेंट्स जो टिफिन सर्विस पर निर्भर हैं उन्हें भी अब खाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, क्योंकि टिफिन सर्विस देने वाली कंपनियां भी कॉमर्शियल सिलेंडर का यूज करती हैं। मतलब करीब 1000 रुपए हर सिलेंडर के दाम में इजाफा होने से डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आपकी जेब पर बोझ पड़ेगा। कॉमर्शियल सिलेंडर के साथ 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर भी महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर समाज के उस वर्ग पर पड़ता है जो रोज कमाता है और रोज खाता है। बड़े सिलेंडर की तुलना में छोटा सिलेंडर उनकी लाइफलाइन है जिसका बजट सीमित होता है। इसमें शहरों और महानगरों में जाकर काम करने वाली बड़ी संख्या में जो संख्या है लोगों की वो शामिल है। प्रवासी और दिहाड़ी मजदूर इसमें शामिल हैं। बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र जो PG या किराए में कमरे लेकर अकेले रहते हैं वो भी ज़्यादातर 5 किलो वाले सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। रेहड़ी पटरी पर खाने पीने का सामान बेचने वाले लोग अक्सर जगह की कमी की और कम खर्च की बात सोचकर 5 किलो वाले सिलेंडर का उपयोग करते हैं। और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो बड़ा सिलेंडर खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते और छोटा सिलेंडर खरीदते हैं। हम आपको रेस्टोरेंट मालिकों और छोटे व्यापारियों का दर्द, उसकी एक रील दिखाते हैं। $19 किलो का जो गैस सिलेंडर होता था
वो जो है वो अब मिलेगा 3071 रुपये 50 पैसे का। तो इसका क्या असर होगा, क्या जो लोग कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो इस्तेमाल करते हैं उनके सामने इससे क्या मुश्किलें आ सकती हैं दाम बढ़ने से? जिस हिसाब से ये इन्फ्लेशन आता जा रहा है, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, अब सिलेंडर के रेट बढ़ गए और कोई 50, 100, 200 नहीं बढ़े, सीधा 1000 रुपये बढ़ गए। 50% आपने एक चीज़ के रेट बढ़ा दिए, तो एक दुकानदार या फिर एक छोटे वेंडर्स कब तक वो लॉस बियर करते रहेंगे? अल्टीमेटली फिर ये होएगा कि हमें रेट बढ़ाने पड़ेंगे, फिर उसका असर एक आम आदमी की जेब के ऊपर पड़ेगा। दाम बढ़ने से नेचुरल है कि सेल में भी फ़र्क पड़ता है। सेल में क्या फ़र्क पड़ना है, बस हम दाम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे ना, बिना दाम बढ़ाए काम बनेगा। पहले तो चलो ठीक है, पहले भी ज़्यादा ही थे, अब और ज़्यादा हो गए, एकदम से 50% बढ़ गया। खाना उसकी थाली महंगी तो दिक्कत है, महंगी हो गई, खाने महंगे होंगे तो आम आदमी मतलब कि अब खा नहीं पाएंगे हम लोग। पहले 100 का थाली था, अब हो सकता है 150 का थाली हो जाए। 150 रुपये देकर खाना पड़ेगा, आप कह रहे हैं? मजबूरी है, गैस भी नहीं मिल रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर जो 19 केजी का होता है उसके दामों में 994 रुपए की बढ़ोतरी एक ही झटके में यहाँ पर की गई है। गवर्नमेंट तय कर दिया हर 1 तारीख को रेट कम ज्यादा होता है, कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। आज 994 रुपए 19 केजी का रेट जो बढ़ा है वो इतिहास में फर्स्ट टाइम बढ़ा है। बढ़ता है 300 साढ़े 300 रुपए रेट बढ़ती है, लेकिन इतना कभी रेट 19 केजी होटलों में कभी रेट बढ़ा नहीं है आज तक। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने पर देश में सियासी क्लेश शुरू हो गया है। राहुल गांधी से अखिलेश यादव तक ने मोदी सरकार पर सवालों वाले कटाक्ष भरे तीर चलाए हैं। राहुल ने लिखा है कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में एक दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी, और ये चुनावी बिल है, सिर्फ 3 महीनों में दाम में 81% का इजाफा हुआ है। राहुल ने आगे लिखा, रसोई पर बोझ बढ़ा, इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। पहला बार गैस पर हुआ है, अगला बार पेट्रोल डीजल पर होगा। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव भी सरकार को घेरने के लिए फ्रंट फुट पर आए और बीजेपी से एक सवाल पूछ लिया। अखिलेश ने लिखा, सिलेंडर महंगा नहीं होता, बल्कि रोटी थाली महंगी होती है। ये बात वही जानता है जो खुद खरीद कर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहां जाकर खाते हैं या दूसरों की थाली से चुराते हैं। अखिलेश ने यह भी पूछा कि बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और मंदी पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी। इस पर सत्ता पक्ष ने क्या जवाब दिया, इस पर सियासी क्लेश वाली रील ये रही। सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है, खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। कितने आपको धोखा देने वाले लोग ये हैं। चुनाव तक आपकी आवभगत करते हैं, चुनाव तक आपसे बड़े बड़े वादे करते हैं, आपके खाते में कभी 10,000 रुपए, कभी 3,000 रुपए, कभी 20,000 रुपए भेजने की बात करते हैं और चुनाव आते ही आपके पेट और पीठ दोनों पे लात मारते हैं। ईरान अमेरिका में जिस तरह का तनाव है, पूरे दुनिया में गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दाम बढ़े। सिर्फ भारत है जिसने इसको अभी भी कंट्रोल में रखा है, क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे नेता हैं जो चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कम से कम दिक्कत देश के लोगों को हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर मोदी जी आपकी नीयत और नीयत दोनों दुरुस्त थी तो 29 अप्रैल के पहले इसको क्यों नहीं बढ़ाया? क्यों 29 अप्रैल को चुनाव हो जाने का इंतजार करते रहे आप? तो आप जनता के साथ धोखा दिया है उनके विश्वास, और आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है, अब उस पर कंट्रोल भारत का तो है नहीं, और उसके कारण अगर कहीं दाम बढ़ रहा है तो उस स्थिति का सामना तो सब लोगों को करना पड़ेगा। और सत्ता में अब महंगाई वाली तीसरी कुंजी खोलते हैं, और ये भी आपकी जेब से ही जुड़ी हुई कुंजी है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने हाल फिलहाल विदेश जाने का कोई प्लान बनाया है। ये खबर उस जेट फ्यूल की कीमतों पर है जिसके दाम आसमान पर हैं और विमान जमीन पर खड़े होते जा रहे हैं। असल में अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए ATF यानी एयर जेट फ्यूल की कीमत में 5% से ज्यादा का इजाफा हो गया है। ये लगातार दूसरा महीना है जब विमानों के ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। जेट फ्यूल वाले संकट के बीच विमान कंपनी एयर इंडिया ने बड़ा फैसला किया है।
जो रोजाना करीब 1100 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, उसमें 100 उड़ानें कम कर दी गई हैं और यह कटौती घरेलू और इंटरनेशनल दोनों रूट्स पर है। दावा है खासतौर पर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे रूट्स पर सेवाओं में बड़ी कमी देखने को मिलेगी। जिन संभावित रूट्स पर ब्रेक लग सकता है उसमें सिडनी, मेलबर्न की फ्लाइट्स हैं, लंदन, पेरिस, ज्यूरिक की फ्लाइट्स कम हो सकती हैं, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को रूट्स पर भी असर पड़ सकता है। इस लिस्ट में सिंगापुर, टोक्यो जैसे नाम भी शामिल हैं। जेट फ्यूल वाला अलार्म चिंता का विषय है, लेकिन पहले समझिए जेट फ्यूल होता क्या है। असल में एटीएफ मतलब एविएशन टरबाइन फ्यूल विमानों में इस्तेमाल किया जाने वाला विशेष ईंधन है। जेट फ्यूल को कच्चे तेल को रिफाइन करके बनाया जाता है, लेकिन यह पेट्रोल डीजल की तुलना में ज्यादा शुद्ध और शक्तिशाली होता है। इसमें रिफाइनिंग के दौरान एंटी फ्रीजिंग और एंटी ऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं, जिससे ऊंचाई पर यह जमे नहीं। अभी देश में कई सरकारी कंपनियों की रिफाइनरियों में जेट फ्यूल तैयार किया जाता है। आज हमने आपके लिए महंगे जेट फ्यूल पर सवाल जवाब वाली कुंजी भी बनाई है, उसे भी ध्यान से देखिए। पहला सवाल, जेट फ्यूल के दाम बढ़ने पर आप पर क्या असर होगा? जवाब है, एयरलाइंस कंपनियां इसकी वसूली यात्रियों से कर सकती हैं और कंपनियां फ्यूल सरचार्ज बढ़ा सकती हैं, जिससे टिकट महंगे हो सकते हैं। समझते हैं कि आखिर जेट फ्यूल के दाम में लगातार इजाफा हो क्यों रहा है। जवाब है, कच्चा तेल जिसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। युद्ध काल में वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की सप्लाई कम है, मांग ज्यादा है, इसका भी असर जेट फ्यूल पर पड़ा है। एक और सवाल, जेट फ्यूल महंगा होने से कंपनियों की कमाई पर क्या असर होगा? आपको बता दें कि एयरलाइंस की कुल लागत का 40% हिस्सा सिर्फ ईंधन पर खर्च होता है। जेट फ्यूल के महंगा होने से विमान कंपनियों का खर्च बढ़ेगा, लेकिन इसकी वसूली यात्रियों से होगी। और आखिरी सवाल यह कि क्या जेट फ्यूल के दाम बढ़ने से घरेलू उड़ानों के दाम पर भी असर होगा? जवाब है, फिलहाल नहीं। घरेलू उड़ानों के लिए जेट फ्यूल की कीमतें नहीं बदली हैं, मतलब देश के अंदर कहीं भी फ्लाइट से जाने पर फिलहाल राहत है। अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें वोटिंग और काउंटिंग के बीच जो चुनावी जोन होता है उसमें भी राजनीतिक दल काफी सक्रिय हैं और यह सक्रियता सबसे ज्यादा पश्चिमी बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को आखिरी चरण की वोटिंग हुई, अब 4 मई को काउंटिंग है। लेकिन इससे पहले कल ही स्ट्रांग रूम वाली राजनीति शुरू हो गई। टीएमसी के नेता धरना देने लगे, ममता बनर्जी पर स्ट्रांग रूम में घुसने का आरोप लगा और बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग के अधिकारी से भिड़ गई। बीजेपी ममता बनर्जी की इस हरकत को हार का डर कह रही है, जबकि ममता बनर्जी को लग रहा है कि बीजेपी ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश करेगी, इसलिए चौकन्ना रहना आवश्यक है। आज दिन भर इस पर हुई सियासी बयानबाजी के पीछे कल रात से शुरू हुआ राजनीतिक क्लेश ही है। मामला यह हुआ कि कल देर शाम पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग रूम का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। इसमें कुछ लोगों को बैलेट बॉक्स से मतपत्र निकालते हुए दिखाया गया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग चुपचाप स्ट्रांग रूम में घुस गए हैं और उन्होंने ईवीएम में हेराफेरी की कोशिश की है। इसे साबित करने के लिए टीएमसी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा गया, चिंताजनक, बैलेट बॉक्स बिना पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी के खोले जा रहे हैं। टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया कि बीजेपी और चुनाव आयोग की सक्रिय मिलीभगत से चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। इन आरोपों के बाद फौरन विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। टीएमसी के वरिष्ठ नेता शशि पंजा और कुणाल घोष ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर धरना शुरू कर दिया। इतने में ममता बनर्जी सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल में बनाए गए स्ट्रांग रूम में पहुंच गईं, जहां भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के बैलेट रखे गए थे। बीजेपी नेता तापस रॉय भी वहां पहुंचे और इसके बाद कुछ देर तक हंगामा चलता रहा। इसके बाद चुनाव आयोग ने साफ किया कि 7 ईवीएम स्ट्रांग रूम पूरी तरह सील और सुरक्षित हैं। ईवीएम स्ट्रांग रूम पूरी तरह सील्ड और सुरक्षित हैं। जो वीडियो वायरल किया गया है वो शाम 5:55 का है। इसमें पोस्टल बैलेट की प्रोसेसिंग हो रही थी, जिसकी जानकारी सभी पार्टियों को पहले से आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए दे दी गई थी। चुनाव आयोग की सफाई के बाद मामला संभला। ममता बनर्जी, उनके बाकी टीएमसी नेता और बीजेपी के नेता वहां से गए। स्ट्रांग रूम से जाने के बाद भी ममता बनर्जी की पार्टी आशंका जताती रही कि बीजेपी ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकती है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी को हार का डर है, इसीलिए वो स्ट्रांग रूम के नाम पर ऐसी बातें कर रही हैं। इस वक्त मैं हूँ खुदीराम अनुशीलनी केंद्र, जो कि नेताजी इंडोर स्टेडियम भी कहा जाता है, उसके बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो यहाँ पे तैनात है और पूरा इसको मानो एक कदर से एक जेल जैसा बना दिया गया है। हम लोग को अंदर भी ले गए थे एज कैंडिडेट्स और वहाँ पे लोग थे
जिसकी खबर हम लोग को नहीं थी, यही सच्चाई है। यही ट्रांसपेरेंसी रखने को हम लोग बोल रहे हैं कि पोस्टल बैलेट का काम भी हो रहा है, लेकिन पोस्टल बैलेट के काम में राजनीतिक दल के प्रतिनिधि क्यों नहीं है, यही हमारा सवाल है। झूठा सारे बात फैला के एक नाटक करके अपना फेस को सेव करना चाहते हैं। बाद में बोलेंगे सब ईवीएम लूट लिया, टेम्परिंग कर लिया, सब ईवीएम को चेंज कर दिया, इसीलिए हम लोग हार गए। जो इसी को बनाया नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जो सीईओ और सीईसी शुरू से लेकर बीजेपी का बीएस में काम कर रहा है, जो शुरू से तृणमूल के खिलाफ मेंटालिटी बना के काम कर रहा है, वो ऐसे बोलेगा ये क्वाइट नेचुरल है। अंदर का जो डर है वो डर सताने लगा, क्योंकि उनको भी पता है कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है। बीजेपी की सरकार बन रही है और टीएमसी बुरी तरीके से हारने वाली है। हमको आप जाने नहीं दिया, ठीक है, तो आपका स्टाफ कैसे उसके अंदर में किया? वन साइडेड नहीं होगा। पब्लिक इतना वोट दे दिया जो 2-4 ठो टान के भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, चोर चोर मौसरे भाई, जैसे कहावत उन्होंने कही। आरोप लगता है इलेक्शन कमीशन पे, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों डिफेंड करने लगते हैं? तो ये कोई कंप्लेंट आए, बताइए कहाँ पे हुई है? अरे एलिगेशन लगाने तो कोई भी एलिगेशन लगाए, टेम्परिंग कहाँ हुई है? ये पीएफ है वहाँ पे, पूरा सील्ड है वहाँ पे, पुलिस के लेयर सिक्योरिटी है, कोई जा सकता है और टेम्परिंग कैसे कर लेगा? और इस सब के बीच अब न्यूज मित्रों को यह भी समझना चाहिए कि जिस स्ट्रांग रूम पर इतनी राजनीति हुई वो है क्या? स्ट्रांग रूम क्या होता है? चुनाव में इसका इस्तेमाल कहां होता है? स्ट्रांग रूम वो रूम या कमरा जहां वोटिंग के बाद और वोट गिनने से पहले ईवीएम और बैलेट बॉक्स रखे जाते हैं। ईवीएम और बैलेट बॉक्स को रखे जाने के बाद इसे सील कर दिया जाता है। काउंटिंग के दिन स्ट्रांग रूम से ईवीएम को काउंटिंग हॉल तक ले जाया जाता है, जहां सभी पार्टी के काउंटिंग एजेंट्स की मौजूदगी में ईवीएम में गिनतियां शुरू होती हैं। कुल मिलाकर स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों की किस्मत कड़ी सुरक्षा में ईवीएम में लॉक रहती है, जिसके साथ छेड़छाड़ आसान नहीं है। अब टीएमसी इसी व्यवस्था में सेंधमारी के आरोप लगा रही है। इन सब के बीच कल 15 मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग होगी। डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर फिर से मतदान किया जाएगा। अब बंगाल से उत्तर प्रदेश की तरफ आपको ले चलता हूं। बंगाल में चुनाव नतीजों का इंतजार हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसमें बिजली के मीटर का सियासी करंट लगने की आशंका बढ़ती जा रही है। मामला यह है कि उत्तर प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध हो रहा है। सरकार ने विरोध को शांत करने के लिए राहत 1.0 और राहत 2.0 का ऐलान किया है। कई तरह की राहतें भी दी गई हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और राज्य के अलग अलग जिलों से रोजाना विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ की तस्वीरें आ रही हैं। नई तस्वीर फिरोजाबाद से आई है। यहां महिलाओं ने सिर पर स्मार्ट मीटर रखकर जुलूस निकाला। आगरा के अकोला गांव में लोगों ने घरों से मीटर उखाड़ कर विरोध किया। मुरादाबाद, मेरठ, हमीरपुर, हापुड़ और लखनऊ में भी लगातार प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर लोगों ने स्मार्ट मीटर तोड़कर बिजली दफ्तरों पर फेंका। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रीपेड मीटर को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार बिजली को लेकर भ्रष्टाचार रैकेट चला रही है। जनता ने चोरी पकड़ ली है। बच्चन का पढ़ाई लिखाई के देखन की उनका पेट का देखन की बिल जमा करा। अधिकारियों को आपसे अधिकारियों से बात की क्या कहा? अरे कोई नहीं कुछ कहता, कुछ सामने नहीं कोई आता, सब कोई भाग गया। कल से हो गए यहाँ पर बैठे हैं। तो ये मीटर हमारी मर्जी से लगाए नहीं गए हैं और ना ही हमें बताया गया था कि प्रीपेड होंगे। अपनी मर्जी से ये प्रीपेड कर दिए हैं और हम रिचार्ज कराते हैं। थोड़ी देर बाद हमारा रिचार्ज खत्म हो जाता है और माइनस से पहुंचा के हमारी लाइट काट देते हैं। सबकी लाइन कट गई है, बार बार मीटर कट जाते हैं, कहाँ से बिल भरें? परेशान होगी कि मैंने 3-4 दफा बिल भर रहे हैं, तो इसलिए परेशान होकर मैंने आज मीटर फाड़ दिया। ये जो स्मार्ट मीटर लेकर के आए हैं अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, कि महिलाएं निकल पड़ी हैं, मीटरों को फेंक दिया है। कोई अगर ये कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार जनता की जेब से पैसा निकाल करके, गरीबों के पैसे निकाल करके अमीरों की जेब भर रहे हैं। प्रदेश की बिजली कंपनियां जो राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रही हैं, उसको लेकर आप देख ही रहे हैं कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज की डेट में उपभोक्ताओं में काफ़ी आक्रोश है। देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति आ गई,
25 सालों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उपभोक्ता मीटर अपना उखाड़ के और बिजली कंपनियों के पास लाके जमा कर रहे हैं कि हमारा मीटर आप ले लो, हमें कनेक्शन नहीं चाहिए। तो ये स्थिति बहुत गंभीर है, इससे सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। हूटर इशारा कर रहा है कि आज का वक्त सत्ता का समाप्त हुआ। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से हमारा ये आग्रह है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।